ये साल साउथ इंडियन के नाम रहा। फिल्में हो या कलाकार, साउथ इंडियन भाषाओं का कंटेंट खूब चला, इसलिए कई ऐसी फिल्में और सीरीज आई जिन्हें हिंदी में भी रिलीज किया गया। और इसी क्रम में बंधान द फेबल ऑफ वेलोनी सीरीज आई है, जो कि हिंदी में भी रिलीज हुई है, जो कि मूल रूप से तमिल क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसे हिंदी के साथ साथ कई और लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। तो आज हम इसी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक फिल्म के डायरेक्टर को, जो कि फिल्म की शूटिंग के लिए अपने सेट पर जा रहा होता है। उसके साथ एक आदमी भी था, जो कि डायरेक्टर को फिल्म की शूटिंग वाले जगह पर ले जा रहा होता है। और लोकेशन काफी कमाल की थी, इसलिए डायरेक्टर को यहाँ की जगह बहुत पसंद आती है। साथ ही जब वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर एक लाश पर पड़ती है, लेकिन वो उसे अनदेखा इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है और ये लाश एक डमी है। लेकिन यहाँ पर जब कुछ लोग आते हैं और जब डायरेक्टर उस मेकअप आर्टिस्ट की तारीफ करते हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट उन्हें बताता है कि उसने अभी डमी पर काम चालू किया ही नहीं है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो लाश सचमुच ही एक लाश है। जिसके बाद तुरंत ही पुलिस वाले और फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, जो कि यहाँ की छानबीन करने में लग जाते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जो लाश पड़ी हुई है वो लाश इनकी हीरोइन से मेल खाती है, जिसका नाम ममता होता है। और ये बात जब सभी को जैसे ही पता चलती है, तो ये न्यूज पूरी तरह से वायरल हो जाती है। हर एक न्यूज पर यही खबर थी कि ममता की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो चुकी है। जिसके बाद पुलिस वाले डायरेक्टर समेत फिल्म के पूरे क्रू को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, और यहाँ पर वो उस हीरोइन के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और उस हीरोइन के घर वालों के बारे में पूछते हैं। और जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से डायरेक्टर के पास हीरोइन ममता का कॉल आता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ममता तो जिंदी है। साथ ही ममता ने भी अपनी डेथ वाली न्यूज टीवी पर देख ली थी, इसलिए वो डायरेक्टर पर भड़क रही होती है क्योंकि वो तो जिंदा है। साथ ही वो डायरेक्टर को ये भी बताती है कि वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से वहाँ से भागी थी। तो पुलिस वालों के सामने प्रॉब्लम ये है कि आखिर ममता जिंदी है, तो फिर ममता की तरह दिखने वाली ये लड़की कौन है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका था। इसलिए सबसे पहले उस लड़की की स्केच बनवाई जाती है, ताकि स्केच के द्वारा वो लोगों से पता कर सके कि आखिर ये लड़की कौन है। इसलिए स्केच बनना शुरू हो जाता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब वेलोनी नाम की लड़की और उसकी मां रूबी को देखते हैं, जो कि चर्च में प्रार्थना कर रहे होते हैं। साथ ही इसी चर्च में हम टोनी नाम के एक लड़के को भी देख पाते हैं, जो कि बेनोली को देख रहा था। साथ ही बेनोली यहाँ पर टोनी को इशारा करके बाहर भी बुलाती है। जिसके बाद वो वेलोनी के घर पर जाते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेलोनी और टोनी एक दूसरे को पसंद करते हैं, और टोनी यहाँ पर वेलोनी को गिटार भी सिखाता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जब वेलोनी अपने बाथरूम में नहाने की तैयारी कर रही होती है। तभी यहाँ पर विघ्नेश नाम का एक लड़का आता है, जो कि बाथरूम में अंदर आना चाहता था, इसलिए वो बेनोली को दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन वेलोनी दरवाजा नहीं खोलती। अब अगली सुबह हमें पता चलता है कि दरअसल विघ्नेश बेनोली का फियोंसे है, लेकिन बेनोली विघ्नेश को पसंद नहीं करती है। पर बेनोली की मां रूबी विघ्नेश को पसंद करती है, इसलिए रूबी ने बेनोली के लिए विघ्नेश को चुना है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बेनोली की मां रूबी का एक बहुत बड़ा लॉज है, और वो इस लॉज को अकेले ही चलाती है, और रूबी अकेले ही इस लॉज को आराम से मैनेज भी कर लेती है। इस लॉज में कई सारे लोग होते हैं, साथ ही यहाँ पर कई सारे लड़के भी थे, जो कि रूबी और बेनोली को लाइन मारा करते थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बेनोली जब बस से कॉलेज की तरफ जा रही होती है, तो इसी बस में टोनी भी था, और वो बेनोली को देख रहा था, लेकिन बेनोली उसे इग्नोर कर रही थी। और साथ ही इसी सीन के द्वारा हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि सीरीज की शुरुआत में जो डेड बॉडी दिखाई गई थी वो किसी और की नहीं बल्कि बेनोली की है। लेकिन ये बात अभी किसी को भी नहीं मालूम है, इसलिए ये अभी एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन जब ये न्यूज सभी जगह फैल जाती है, और जब ये न्यूज टोनी और उसके एक दोस्त के पास पहुंचती है, तो यहाँ पर उसका दोस्त टोनी को बताता है कि अखबार में खबर आई है कि बेनोली की डेथ हो चुकी है, लेकिन इसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा है, और अगर इसे कोई भी पहचान लेगा तो पुलिस के द्वारा उन्हें इनाम मिलेगा। इसलिए यहाँ पर टोनी का दोस्त तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, और वो उन्हें बताता है कि ये उन्हीं की यहाँ की लड़की है, जिसका नाम बेनोली है। और पुलिस वाले तुरंत ही बेनोली के परिवार वालों के पास कॉल करते हैं, जिससे कि पुलिस वालों को पता चलता है कि बेनोली सचमुच 3 दिनों से लापता है। इसलिए अगली सुबह बेनोली के परिवार वालों को बुलाया जाता है, जिसमें कि बेनोली की मां रूबी और उसका फियोंसे विघ्नेश भी मौजूद था। और जब विघ्नेश अंदर जाकर बेनोली की डेड बॉडी को देखता है, तो वो बाहर आकर बहुत रोता है, क्योंकि सचमुच ही बेनोली मर चुकी थी। अब थोड़ी देर के बाद विघ्नेश को रामाराव नाम का पुलिस वाला पूछताछ करने के लिए बुलाता है,
यहाँ पर विघ्नेश से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिस पर कि विघ्नेश उन्हें बताता है कि ऐसा पहले भी हो चुका था, क्योंकि बेनोली पहले भी 3-4 दिनों के लिए लापता हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ही वापस आ गई थी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि बेनोली इस बार जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी। साथ ही रामाराव के द्वारा जब विघ्नेश से सवाल पूछा जाता है कि आखिरी बार बेनोली को उसने कब और कहां पर देखा था, जिस पर कि विघ्नेश उन्हें बताता है कि आखिरी बार बेनोली अपनी आंटी के यहाँ पर जा रही थी और उसने उसके साथ चलने को भी कहा था, लेकिन बेनोली अकेले जाना चाहती थी। पर उसने विघ्नेश से कहा था कि वो अकेले चले तो जाएगी, लेकिन वो उसे 7 बजे लेने के लिए आ जाए। और विघ्नेश ने बेनोली को तभी आखिरी बार देखा था। जिसके बाद बेनोली के फ्यूनरल के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर बेनोली के पूरे परिवार वाले लोग थे और उसके दोस्त भी थे। जिसके बाद पुलिस वाले बेनोली की आंटी से पूछताछ करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरी बार बेनोली आपके पास आई थी। लेकिन यहाँ पर बेनोली की आंटी पुलिस वालों को बताती है कि बेनोली तो उसके पास आई ही नहीं, वो उसे हमेशा बुलाया करती थी, लेकिन बेनोली मेरे पास बहुत ही कम आया करती थी। अब बेनोली की आंटी की ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले मतलब कि रामाराव को कहीं न कहीं विघ्नेश पर शक होता है, इसलिए वो एसपी ऑफिसर को ये सारी बातें बताते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि विघ्नेश झूठ बोल रहा है, क्योंकि विघ्नेश ने कहा था कि वो आंटी के घर गई है, लेकिन वो तो आंटी के घर पर गई ही नहीं थी। या तो विघ्नेश झूठ बोल रहा है या फिर बेनोली, इसलिए ये तो उन्हें पता लगाना ही होगा कि आखिर इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। अब अगले सीन में हमें न्यूज रिपोर्टर के एक डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अगले दिन के अखबार में छपी हुई न्यूज को पढ़ रहा होता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि बेनोली और ममता की न्यूज को 7वें नंबर पर छापा गया है। इसलिए वो तुरंत ही अपने एक रिपोर्टर के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि जो रिपोर्ट 7वें नंबर पर छपी हुई है उसे 2nd नंबर पर डाला जाए, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग न्यूज है और सभी लोग इसे देखना और सुनना पसंद कर रहे हैं, इसलिए इस न्यूज को 2nd पेज पर डाली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि बेनोली का फ्यूनरल पूर्णतः पूरा हो जाता है और जब सभी लोग बाहर आ रहे होते हैं तो यहाँ पर बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं, जो कि विघ्नेश को अपने साथ ले जा लेते हैं और वो विघ्नेश को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाते हैं बल्कि एक लॉज ले जाते हैं। दरअसल वो लोग विघ्नेश से कुछ पूछताछ करना चाहते थे और उन्हें विघ्नेश पर सिर्फ शक था, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाना चाहते थे, इसलिए वो उसे एक लॉज में ले जाते हैं और पूछताछ करना शुरू भी कर देते हैं। वो सबसे पहले विघ्नेश से पूछते हैं कि आखिर उससे उसका रिश्ता क्या था, जिस पर कि विघ्नेश उसे बताता है कि वो मेरी फियांसे थी। साथ ही पुलिस वाले विघ्नेश से कहते हैं कि तुमने हमें बताया था कि वो आंटी के घर गई है, लेकिन आंटी के द्वारा हमें ये बात पता चली है कि वो तो आंटी के घर पर पहुंची ही नहीं है। जिस पर कि विघ्नेश उनसे कहता है कि शायद बेनोली ने मुझसे झूठ कहा होगा, लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अगर बेनोली तुमसे झूठ कह रही होती तो वो आंटी के घर से 7 बजे पिकअप करने के लिए तुमसे क्यों कहती। लेकिन विघ्नेश अपने बयान पर अड़ा हुआ था और पुलिस वाले भी उसे डंडे मारकर उगलवाना चाह रहे थे, लेकिन विघ्नेश कुछ भी नहीं बोलता है। और इसी सस्पेंस के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो 2nd एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बेलोनी को देख पाते हैं, जो कि अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाती है। अब प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि बेलोनी के अखबार में न्यूज छप चुकी थी और क्योंकि बेलोनी ममता की तरह दिखती है, इसलिए ये न्यूज वायरल हो जाती है और लोग इस न्यूज में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और अब क्योंकि ऊपर से प्रेशर भी आ रहा था, इसलिए चीफ जस्टिस सदाशिवम तुरंत ही एसपी ऑफिसर को बुलाते हैं और वो इस मामले को तुरंत ही रफा दफा करने को कहते हैं। अब अगले सीन में हमें इंस्पेक्टर विवेक को दिखाया जाता है, जो कि इंटेलिजेंट के साथ साथ ईमानदार ऑफिसर है, लेकिन फिलहाल तो विवेक छुट्टी पर है क्योंकि उसकी बीबी को मायके छोड़ने के लिए जाना है। जिसके बाद हमें विवेक की बीबी आनंदी को दिखाया जाता है और आनंदी काफी खुश होती है क्योंकि आज वो मायके जाने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से विवेक के पास एसपी सर का कॉल आता है और एसपी सर यहाँ पर विवेक को बेलोनी के केस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये केस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुमने जो भी छुट्टी ले रखी है उसे अभी कैंसिल करो और तुरंत ही पुलिस स्टेशन आओ। क्योंकि ये बात एसपी सर ने कही थी और ये केस इम्पोर्टेंट भी था, इसलिए विवेक उनकी बात को ना नहीं कर पाया और तुरंत ही पुलिस स्टेशन आने के लिए हाँ कर देता है। लेकिन जब ये बात आनंदी को पता चलती है तो आनंदी विवेक के ऊपर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि विवेक ने वादा किया था कि वो कोई बहाना नहीं करेगा और वो उसे मायके तक छोड़कर आएगा। लेकिन यहाँ पर विवेक उसे कहता है कि अगर ये केस इम्पोर्टेंट नहीं होता तो एसपी सर उससे बोलते ही नहीं। जिसके बाद विवेक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात रामाराव से होती है और रामाराव विवेक के साथ ही रहने वाला था इस केस में। यहाँ पर रामाराव विवेक को सारी बातें बताता है बेलोनी के बारे में और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक उन्होंने की है वो सब कुछ वो विवेक को बताता है। साथ ही यहाँ पर रामाराव विवेक को ये भी बताता है कि उन्होंने विघ्नेश को लॉज में रखा है और जब विवेक उनसे पूछता है कि आखिर उन लोगों ने विवेक को पुलिस स्टेशन लेकर क्यों नहीं गए, तो रामाराव विवेक को बताता है कि हमने विघ्नेश को सिर्फ शक के आधार पर अरेस्ट किया है। जिसके बाद रामाराव और विवेक तुरंत ही विघ्नेश से मिलने के लिए लॉज
लॉज पहुंच जाते हैं, जहां पर वो विघ्नेश से पूछताछ भी कर देते हैं। लेकिन विघ्नेश अभी भी अपने बयान पर अड़ा हुआ था कि उसने कुछ भी नहीं किया है। अब विघ्नेश ने जो भी बताया उसके आधार पर विवेक और रामाराव तुरंत ही रूबी के लॉज पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सबसे पहले वेनोली के कमरे में जाते हैं। वो यहाँ पर वेनोली के कमरे में कुछ छानबीन करना शुरू करते हैं और उन्हें यहाँ पर वेनोली के एक बुक में एक छोटा सा लॉकेट मिलता है जिस पर कि टी लिखा हुआ था। अब रामाराव और विवेक रूबी से भी पूछताछ करते हैं। यहाँ पर रूबी का रो रो कर बुरा हाल था। साथ ही रूबी उन्हें ये भी बताती है कि ऐसा पहले भी हो चुका था। वेलोनी पहले भी 2-3 दिनों के लिए गायब हो गई थी और उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी फाइल कराई थी, लेकिन अगले ही दिन वेलोनी अपने आप वापस आ गई थी, इसलिए इस बार उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। साथ ही यहाँ पर विवेक लॉज में ठहरे हुए लोगों से भी पूछताछ करते हैं, जिसमें कि एक आंटी थी और कई सारे लड़के थे जो कि वेलोनी से बात किया करते थे। यहाँ पर वो लड़के उन्हें बताते हैं कि वेलोनी अक्सर रात को 11-12 बजे के आसपास छत पर दिखाई पड़ती थी। जिसके बाद विवेक रामाराव को लेकर जंगलों के रास्ते एक जगह पर जाते हैं। दरअसल वो लोग एलेक्स नाम के एक लड़के से मिलने के लिए आए थे। यहाँ पर विवेक रामाराव को बताता है कि इस लड़के ने क्रोनोलॉजी पढ़ी है और केस सॉल्व करने में अक्सर विवेक एलेक्स की मदद लेता है। तो यहाँ पर भी विवेक एलेक्स को बेनोली का नंबर देता है और उससे कॉल हिस्ट्री निकलवाने को कहता है। और जब एलेक्स बेनोली की तस्वीर को देखता है तो वो विवेक से कहता है कि इस लड़की को तो मैंने पहले भी देख चुका हूँ। दरअसल इसकी वीडियो वायरल हुई थी, इसलिए वो वीडियो मेरे पास भी आई थी। तब एलेक्स विवेक को वो वीडियो बताता है और ये वही वीडियो होती है जिसे हम सेकंड एपिसोड की शुरुआत में देख चुके हैं, जब वेनोली की फ्रेंड ने ये वीडियो बनाई थी। अब विवेक और रामाराव उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी और जहां पर वेनोली की डेड बॉडी मिली थी। यहाँ पर पहुंचने के बाद वो लोग आजू बाजू में छानबीन करने लगते हैं। थोड़े आसपास घूमने के बाद विवेक को यहाँ पर एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। दरअसल में ये टुकड़ा बेनोली के ड्रेस का होता है और पुलिस वालों ने जब यहाँ पर छानबीन की थी तो उन्होंने सिर्फ डेड बॉडी के आजू बाजू में ही छानबीन की थी और ये टुकड़ा काफी दूर था। अब फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि रूबी के लॉज में केएल सेबेस्टियन नाम का एक राइटर आता है जो कि यहाँ पर रहने वाला था, इसलिए रूबी यहाँ पर सेबेस्टियन को कमरा दिखाने के लिए वेनोली को भेजती है और यहाँ पर वेनोली और सेबेस्टियन आपस में खूब सारी बातें करते हैं। अब रात हो चुकी थी और वेनोली और सेबेस्टियन फिर से बात करना शुरू करते हैं और काफी सारा टाइम साथ में स्पेंड भी करते हैं। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि सेबेस्टियन को कहीं ना कहीं वेनोली अब पसंद आने लगी थी। अब अगले सीन में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम विवेक को देखते हैं जो कि टॉनी के फ्रेंड से बातचीत करने के लिए आए थे। दरअसल टॉनी के दोस्त ने ही वेनोली के बारे में पुलिस वालों को बताया था और जब यहाँ पर टॉनी का दोस्त टॉनी को देखता है तो वो अचानक से अपनी नजरें फेर लेता है और उसे नजरें फेरते हुए कहीं ना कहीं विवेक सर ने देख लिया था। इसलिए जब वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो यहाँ पर उन्हें एक लड़का दिखाई देता है। इसलिए अब रामाराव टॉनी के दोस्त को थप्पड़ लगाते हुए पूछते हैं तो यहाँ पर टॉनी का दोस्त सब कुछ बक देता है। वो उसे बताता है कि ये टॉनी है जो कि वेनोली का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद रामाराव और विवेक तुरंत ही टॉनी के फादर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो टॉनी के बारे में पूछते हैं, लेकिन टॉनी के फादर उन्हें बताते हैं कि टॉनी तो गायब हो चुका है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ये सब कुछ आप बता रहे हैं वो टॉनी नहीं कर सकता क्योंकि टॉनी एक अच्छा लड़का है और इन सब पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो यहाँ से भाग गया है। अब टॉनी के फादर की ये सारी बातें सुनने के बाद रामाराव को कहीं ना कहीं टॉनी के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन विवेक उससे कहता है कि उसे उसके फादर पर विश्वास है क्योंकि उनकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। अब अगले सीन में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि रूबी के लॉज में रहने के लिए आया था। दरअसल उसे वही न्यूज रिपोर्टर के डायरेक्टर ने भेजा था जो कि यहाँ की इन्वेस्टिगेशन करके वेनोली के बारे में सब कुछ पता कर सके। इसलिए जब वो डायरेक्टर से बात कर रहा होता है तो यहाँ पर डायरेक्टर भी उसे बताते हैं कि वहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, तो वो जो भी इन्वेस्टिगेट करते वो सब कुछ हमें पता चलना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि विवेक आनंदी को लेने के लिए उसके मायके पहुंच चुका था, मतलब कि आनंदी अब घर वापस आ चुकी थी। अब विवेक को टिप के द्वारा उत्तरपरी नाम की एक जगह के बारे में पता चलता है जहाँ पर वेलोनी के साथ जरूर कुछ न कुछ तो बुरा हुआ था। इसलिए विवेक की पूरी टीम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और छानबीन करने के बाद उन्हें बहुत देर के बाद फिर से एक सबूत मिलता है। दरअसल यहाँ पर उन्हें वेलोनी का फिर से उसकी ड्रेस का एक कपड़ा मिलता है जिससे कि उन्हें ये बात तो पता चल जाती है कि वेलोनी यहाँ पर जरूर थी। तो फॉरेंसिक टीम को भी तुरंत ही बुलाया जाता है ताकि यहाँ पर वो अच्छे से छानबीन कर सके। यहीं से बाहर निकलने के बाद उनकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है और जब विवेक उस बूढ़ी औरत को वेलोनी की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि क्या तुमने इस जगह पर इस लड़की को देखा है, तो वो औरत उनसे कहती है कि इस लड़की को उसने 2 हफ्ते पहले यहीं पर देखा था
और इसके साथ एक आदमी भी था। अब पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने टॉनी के साथ वेलोनी को देखा होगा, इसलिए वो लोग उस बूढ़ी औरत को टॉनी की तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि ये लड़का तो काफी जवान है, उसने जैसे देखा था वो एक आदमी था। और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम के ऑफिसर छानबीन कर रहे थे, जिन्हें यहाँ पर ढेर सारे खून के धब्बे मिलते हैं, इसलिए वो लोग उन खून के धब्बों को लैब परीक्षण के लिए भेज देते हैं। यहीं पर एक पुलिस वाला था जो कि उस न्यूज़ रिपोर्टर को मैसेज करके यहाँ के बारे में सब कुछ बता देता है। और जब यहाँ की सारी रिपोर्ट उस न्यूज़ वाले के पास पहुँच जाती है तो वो अपनी रिपोर्ट को तैयार करने लगता है और तुरंत ही उस न्यूज़ को अपने डायरेक्टर के पास भेज देता है और उन्हें भी ये न्यूज़ काफ़ी पसंद आती है। दरअसल उस न्यूज़ में सब कुछ था जो कि लोग जानना चाहते थे कि वेनोली की डेथ कहाँ पर हुई, उसमें कौन कौन सस्पेक्ट है और किन किन लोगों पर शक है। साथ ही लोगों को ये बात भी पता चल चुकी थी कि वेनोली उत्तरपरई में टॉनी और विग्नेश के साथ नहीं बल्कि किसी तीसरे आदमी के साथ गई थी। मतलब कि उस घटनाक्रम में जो कुछ भी हुआ उसमें उस तीसरे आदमी का हाथ है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। तो थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विवेक के पास एक आदमी आता है जो कि टॉनी और उसके पिता के बारे में बात कर रहा था और वो कहता है कि टॉनी बिल्कुल निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन विवेक चाह रहा था कि वो एक बार टॉनी से बात करे, इसलिए यहाँ पर टॉनी को बुलाया जाता है। जिसके बाद टॉनी विवेक सर को बताता है कि वो वेनोली को पसंद करता था, लेकिन उनके बीच में कुछ भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि एक दिन जब वो उसे गिटार सिखा रहा होता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वेनोली भी उसे पसंद करती है। इसलिए यहाँ पर टॉनी जब उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वेनोली ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया था और तभी से उनकी बातचीत बंद हो गई थी, जिसके बाद से वो कभी भी नहीं मिले। और कुछ दिनों के बाद उसे ये न्यूज मिली कि वेनोली की डेथ हो गई है और उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले उसे जरूर हिरासत में लेंगे, इसलिए वो शहर छोड़कर भाग गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं गांव के कुछ लोगों को जो कि जंगल में थे और वो कुछ सुअरों का शिकार करने के लिए आए थे और उन लोगों को एक सुअर दिख भी जाता है और जैसे ही वो सुअर पर गोली मारने वाले होते हैं कि तभी अचानक से कोई तीसरा बंदा आकर उस सुअर को मार देता है। और वो तीसरा बंदा कोई और नहीं बल्कि पॉल राज डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर के पास एक अच्छी गन थी, इसलिए उस सुअर को उन्होंने आसानी से मार दिया था। थोड़ी ही देर के बाद उनके पास पुलिस स्टेशन से रामाराव का कॉल आता है और वो उनसे मिलना चाहता था। तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो आज बिजी है, इसलिए वो उनसे कल मिलेंगे। अब अगले सीन में हम न्यूज रिपोर्टर के डायरेक्टर सेतु रामम को देख पाते हैं जो कि एक पार्टी में थे और वो किसी से भी कुछ भी बोल दिया करते थे। अगर न्यूज सही है तो वो किसी की भी न्यूज को छाप देते हैं, फिर चाहे वो आदमी किसी भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो। अब अगले दिन विवेक और रामाराव डॉक्टर साहब से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर वो उनसे पूछते हैं कि आखिर आप उस जंगल में क्या कर रहे थे, जिस पर कि पॉल राज डॉक्टर उनसे कहते हैं कि वहाँ पर मेरी एक जमीन है और वो अक्सर वहाँ पर जाया करते हैं। साथ ही यहाँ पर विवेक ने एक सस्पेक्ट के रूप में एक आदमी को भी पकड़ लिया था, लेकिन वो आदमी एक पॉलिटिशियन का आदमी था, इसलिए वो उनसे ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद विवेक सर के पास IPS ऑफिसर चंद्रन का कॉल आता है और उस आदमी को तुरंत छोड़ने को कहा जाता है। तो विवेक को ना चाहते हुए भी उस आदमी को छोड़ना ही पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं विग्नेश को, जो कि लॉज से अब घर आ चुका था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। उसने पूरा घर छान मारा था, लेकिन उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए वो लॉज के काउंटर पर जाता है और वहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ था वो उससे पैसे मांगता है। वो आदमी मना करता है, लेकिन विग्नेश लॉकर में से पैसे निकाल कर चला जाता है क्योंकि उसे शराब पीनी थी। अब आगे हम KL सेबेस्टियन को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी का कॉल आता है जो कि सेबेस्टियन को वेनोली के बारे में बता रहा होता है। और दोनों की बातों से ये बात हमें पता चलती है कि कहीं ना कहीं सेबेस्टियन भी वेनोली के बारे में बातें पता कर रहा है। अब विवेक पुरानी कुछ फाइलों को चेक कर रहा होता है, जिसमें कि उसे वो फाइल मिलती है जब वेनोली पहले मिसिंग हुई थी और उसकी कंप्लेंट भी की गई थी। तब विवेक के द्वारा उस फाइल को पढ़ा जाता है और इसी के साथ एक फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है। जब वेनोली गायब हो गई थी तो रूबी उसे हर जगह पर ढूंढ रही थी, लेकिन रूबी को वेनोली कहीं भी नहीं दिखाई दी। इसलिए वो विग्नेश से हेल्प मांगती है और विग्नेश उस लॉज में नया था, लेकिन विग्नेश रूबी की अक्सर मदद कर दिया करता था, इसलिए रूबी को उसके ऊपर विश्वास था। इसलिए रूबी उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है, जहां पर वो वेनोली की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाती है, क्योंकि 2-3 दिन हो चुके थे और वेनोली अभी तक घर नहीं आई थी, इसलिए उन्हें वेनोली की फिक्र हो रही थी। घर आने पर विग्नेश रूबी से कहता है कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि वेनोली जल्द ही आ जाएगी। विग्नेश हमेशा रूबी का सपोर्ट किया करता था और तब तो वो शराब भी नहीं पिया करता था, शायद इसीलिए रूबी ने विग्नेश को वेनोली के लिए चुना। अब उसी रात का सीन दिखाया जाता है जब हम वेनोली को देखते हैं, जो कि चुपचाप से घर में एंटर हो रही थी और घर में घुसने के बाद वो कुछ चीजें ढूंढना शुरू कर देती है।
और जब वो कुछ चीजें ढूंढ ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी माँ उसे देख लेती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। तो फाइल में विवेक ने ये सब कुछ पढ़ लिया था। फाइल में ये भी लिखा था कि वेनोली के मिलने के बाद अगले ही दिन उन्होंने कंप्लेंट उठा ली थी, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वेनोली कहाँ पर गई थी, क्योंकि ये सब कुछ उस फाइल में मेंशन नहीं था। साथ ही यहाँ पर एलेक्स विवेक सर से कहता है कि मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने मुझे ये बात बताई है कि वेनोली का कैरेक्टर ढीला था। एलेक्स की ये सारी बातें सुनने के बाद विवेक सर हंसने लगते हैं और वो उससे कहते हैं कि इसी बात पर तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि कॉलेज में एक डायना नाम की लड़की थी। वो मुझे पसंद किया करती थी, लेकिन मेरा फोकस पूरा का पूरा पढ़ाई पर होता था। लेकिन डायना काफी खूबसूरत थी, इसलिए मुझे उसके प्यार में फिसलना ही पड़ा। दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे, कई दिनों तक साथ भी रहे और काफी खुश भी थे। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे फ्रेंड के द्वारा मुझे ये बात पता चली कि डायना का कहीं और अफेयर है। और ये बात सुनने के बाद मैंने तुरंत ही डायना से ब्रेकअप कर लिया, बिना ये सोचे समझे कि उसका अफेयर था भी या फिर नहीं। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई और कुछ सालों बाद उसने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद मुझे ये बात पता चली कि डायना एक नीट एंड क्लीन लड़की थी और उसका कहीं भी कोई अफेयर नहीं था। तो उसने ये बात सोची कि आज अगर उसने अपने फ्रेंड की बात नहीं मानी होती तो शायद आज आनंदी की जगह पर वो होती। जिसके बाद विवेक सर वेनोली के कॉलेज जाते हैं, जहां पर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड से ही ये पता लगाया जा सकता था कि आखिर वेनोली किस से मिलती थी। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड उन्हें बताती है कि वेनोली अपने फियांसे विघ्नेश को पसंद नहीं करती थी। अब क्योंकि रूबी ने उन्हें उसके लिए पसंद किया था, इसलिए वो रिश्ता बस निभा रही थी। अब अगले सीन में हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि विवेक सर के पास आता है, क्योंकि उसने वेनोली के कॉल हिस्ट्री निकाल ली थी। वो सारे नंबरों को चेक करना शुरू करते हैं और उस कॉल हिस्ट्री में आउटगोइंग और इनकमिंग के सारे नंबर मौजूद थे। वो लोग देखते हैं कि वेनोली का जब मर्डर हुआ था तब विघ्नेश के मोबाइल से बार बार केरला कॉल किया गया था, इसलिए वो लोग सबसे पहले उस नंबर पर कॉल करते हैं, जिसमें कि केरला वाला एक बंदा फोन उठाता है और वो कहता है कि मैं तो वो बंदा नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक दोस्त के पास ये कॉल आया था। तब वो लोग उसका नंबर ले लेते हैं। अब फ्लैशबैक के सीन में हमें दिखाया जाता कि वेनोली जब विघ्नेश से कह रही थी कि वो जूना आंटी के घर पर जा रही है और 7 बजे लेने के लिए आ जाना, तो हम साफ साफ देख पाते हैं कि यहाँ पर विघ्नेश के साथ एक और दोस्त था जो कि शराब पी रहे थे, और ये वही बंदा होता है जिसने कि विघ्नेश के मोबाइल से केरला कॉल किया था। अब ये सारी बातें जानने के बाद विवेक सर तुरंत ही विघ्नेश से पूछताछ करने के लिए लॉज पहुंच जाते हैं, क्योंकि विघ्नेश ही वो आदमी है जो कि उसके दोस्त के बारे में बता सकता है कि आखिर उसके मोबाइल से केरला कॉल क्यों किया गया। इसलिए जब वो विघ्नेश को देखने के लिए लॉज में जाते हैं तो विघ्नेश उन्हें लॉज में नहीं मिलता है। और 3rd एपिसोड की लास्ट में हमें बताया जाता है विघ्नेश की एक बाइक को, और साथ ही थोड़ी दूर पर हमें विघ्नेश को भी दिखाया जाता है जिसका मर्डर हो चुका था। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। तो 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेनोली को, जो कि सुनसान जंगल पर अकेले दौड़ रही होती है। उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे और आगे जाकर वेनोली जब एक जगह पर छिप जाती है तो हम यहाँ पर उन 3 शिकारियों को देख पाते हैं, जो कि उसी बूढ़ी औरत के बेटे होते हैं जिसे कि हमने उत्तरपुरई में देखा था। और आगे हम वेनोली की लाश को देख पाते हैं और साथ ही हम खून से सने हुए 2 हाथों को भी देख पाते हैं। ये कौन था ये तो नहीं मालूम। अब अगले सीन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर ये रिवील हो गया था कि आखिर वेनोली का खून किसने किया है। दरअसल यहाँ पर यह रिवील हुआ था कि वेनोली का खून विघ्नेश ने किया और बाद में विघ्नेश ने सुसाइड कर लिया। तो ये केस अब क्लोज होने वाला था, इसलिए एसपी सर विवेक से कहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी फाइल तैयार करो, क्योंकि ये केस अब क्लोज होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि विवेक इस केस के सॉल्व हो जाने से खुश नहीं था, क्योंकि उसे मालूम है कि अभी ठीक तरह से जस्टिफाई नहीं हुआ है। लेकिन एसपी सर के दबाव के कारण विवेक को अगले ही दिन एसपी सर को फाइल देनी पड़ती है। लेकिन अभी भी विवेक सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, क्योंकि वेनोली का असली खूनी कौन है उसे ये जानना ही था। ये बात वो एसपी सर से भी कहता है, लेकिन एसपी सर उसे दूसरी केस पर ध्यान देने को कहते हैं और साथ में 3 दिन की छुट्टी भी देते हैं। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स और विवेक सर जब साथ में बैठे हुए थे तो यहाँ पर एलेक्स उनसे कहता है कि उसकी जॉब लग गई है और उसे शहर से बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पर विवेक सर वैसे ही उदास थे और जब एलेक्स की ये बातें सुनते हैं तो वो और ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एलेक्स उनसे दूर जाए। अब वेनोली का केस भी सॉल्व हो चुका था और इसकी फाइल चीफ जस्टिस के पास भी पहुंच चुकी थी। जब ये फाइल वो देखते हैं तो उन्हें भी ये मालूम चल जाता है कि कहीं न कहीं वेनोली को जस्टिस नहीं मिला है। लेकिन 10 दिन के अंदर उनका रिटायरमेंट होना था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते। अब जब विवेक सर अपने घर पर होते हैं तो उनके पास डॉक्टर पॉलराज का कॉल आता है और वो उनसे कहते हैं कि विघ्नेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके सामने पड़ी हुई है। वो उन्हें बताते हैं कि विघ्नेश ने बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पी हुई थी, 10% और अगर वो पी लेता
तो उसे सुसाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और वो वैसे ही मारा जाता। साथ ही डॉक्टर पॉलराज विवेक सर से कहते हैं कि अगर विघ्नेश नहीं मारा जाता तो ये केस सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि अगर विघ्नेश जिंदा होता तो वो ये कभी कबूल नहीं करता कि बेनोली को उसी ने मारा है। ये बात कहीं ना कहीं विवेक सर को भी मालूम है, इसलिए वो अगले ही दिन एलेक्स से मिलने के लिए जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि बेनोली को विघ्नेश ने नहीं मारा है, क्योंकि उनके पास कुछ सबूत थे। और यहाँ पर वो अपने मोबाइल में विघ्नेश का एक सुसाइड लेटर उसे बताते हैं और जब एलेक्स उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि विघ्नेश ने सचमुच ही बेनोली को नहीं मारा था, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि वो बेनोली से बहुत प्यार करता है और इस चीज में पुलिस टाइम बर्बाद ना करे कि आखिर विघ्नेश की जान कैसे गई, बल्कि वो लोग ये पता करने की कोशिश करे कि आखिर बेनोली को किसने मारा। विवेक सर ने ये लेटर एसपी सर को भी बताया था। एसपी सर ने इस लेटर को पूरा पढ़ा था, लेकिन एसपी सर नहीं चाहते हैं कि ये केस दोबारा रीओपन हो, इसलिए एसपी सर उस रिपोर्ट को जलाकर राख कर देते हैं। विवेक यहाँ पर एसपी सर से कहता है कि उन्हें ये केस रीओपन करना चाहिए, क्योंकि बेनोली को अभी भी जस्टिस नहीं मिला है और उन्हें ये पता करना ही होगा कि आखिर बेनोली को किसने मारा। ये बातें सुनने के बाद एसपी सर विवेक के ऊपर भड़क उठते हैं और वो उससे कहते हैं कि उन्हें इस केस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये केस अब पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जब विवेक सर उदास बैठे हुए थे तब यहाँ पर एलेक्स आता है और वो उनसे कहता है कि वो शहर जॉब पर नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे ये काम करना अच्छा लगता है। और उसकी ये बातें सुनने के बाद विवेक सर खुश हो जाते हैं और तुरंत ही बेनोली के केस में लग जाते हैं। और रीओपन करने के बाद सबसे पहले वो जॉन्स को बुलाते हैं और जॉन्स उन्हें यहाँ पर एक फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि वो रिसेप्शन पर काम किया करता था, जिसमें रजिस्टर मेंटेन करना और फोन कॉल्स को चेक करना, लेकिन कभी कभी यहाँ पर बेनोली आ जाया करती थी और अपनी माँ से और विघ्नेश से छिपकर वो घंटों किसी से बात किया करती थी और यहाँ पर जॉन्स उसकी रखवाली किया करता था। लेकिन एक दिन बेनोली को फोन पे बात करता हुआ विघ्नेश देख लेता है और जब यहाँ पर विघ्नेश बेनोली के पास आता है और वो उससे पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी, तो यहाँ पर बेनोली उसे नहीं बताती है, जिसके कारण उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। तो अब विवेक सर के सामने सवाल ये था कि आखिर बेनोली घंटों घंटों किससे बात किया करती थी। तो विवेक सर उस लॉज के रजिस्टर का अरेंजमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर एलेक्स को काम पर लगा देते हैं कि वो पता करे कि आखिर उस रजिस्टर में कॉल कहाँ कहाँ जाया करते थे। तो एलेक्स काम पर लग जाता है और उस फोन से जाने वाले सभी नंबर को वो चेक करने लगता है। और जब विवेक सर अपने घर पर होते हैं तभी उसके पास एसपी सर का कॉल आता है और उन्हें पता चला है कि कहीं ना कहीं विवेक फिर से इस केस को रीओपन करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो वो विवेक को खूब चिल्लाते हैं और यही बात अगले दिन एलेक्स को वो ये बात बताते हैं और कहते हैं कि हमें ये इन्वेस्टिगेशन चुपचाप करनी होगी। इसलिए वो तुरंत ही उत्तरपराई पहुंचते हैं, जहां पर वो उस बूढ़ी औरत के उन 3 लड़कों से मिलते हैं। दरअसल यहाँ पर वो उस बूढ़ी औरत से बात करने के लिए आए थे, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने ही बेनोली के साथ उस आदमी को देखा था, इसलिए फोटो दिखाकर वो उस आदमी की पहचान करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर उस बूढ़ी औरत के वो 3 शिकारी बेटे उनसे ठीक ढंग से बात नहीं करते, इसलिए विवेक को ना चाहे तो वह भी यहाँ से जाना पड़ता है। और उनके जाते ही वो तीनों आपस में झगड़ने लगते हैं, क्योंकि उनमें से एक भाई ने उनकी माँ को गाली दे दी थी और जब वो झगड़ रहे थे तभी उनकी माँ उन्हें बचाने के लिए आगे आती है। लेकिन जैसे ही वो आगे आती है कि यहाँ पर एक धक्का लगने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बेनोली का जब मर्डर हुआ था उसी दिन वो तैयार होकर कहीं पर जा रही थी और जब वो कहीं पर जा रही थी तभी रिसेप्शन पर एक फ़ोन कॉल आती है और वो फ़ोन कॉल दरअसल में केएल सेबेस्टियन का होता है और यहाँ पर बेनोली उनसे कहती है कि वो जल्द ही आ रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब वो बूढ़ी औरत यानी कि उन शिकारियों की मां जब सो रही थी तो अचानक से तेज हवाओं की वजह से खिड़कियां खुल जाती है और जैसे ही वो खिड़की बंद करने के लिए उठती है तो उन्हें खिड़की के बाहर वेलोनी दिखाई देती है, जिससे कि वो पूरी तरह से डर जाती है और चुपचाप सो जाती है। उन्हें हर जगह पर वेलोनी दिखाई देने लगी थी, उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम विवेक सर और रामाराव को देखते हैं जो कि रामाराव के घर पर थे। वो दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर विवेक सर उससे कहते हैं कि एसपी के बिना रजामंदी के वो उन तीनों से पूछताछ नहीं कर सकते, वो तीनों वैसे ही ठीक से जवाब तो देते हैं नहीं, जरूर उनके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट है, इसलिए वो लोग ठीक से बात नहीं करते। अगले सीन में हम उन तीनों को एक पॉलिटिशियन के घर पर देखते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो पॉलिटिशियन भी यहाँ पर आ जाता है। दरअसल ये तीनों इसी पॉलिटिशियन के लिए काम किया करते हैं
ये लोग जंगल में जाकर शिकार करते हैं और जो भी लेकर आते हैं उसे पकाते हैं, जिसके बाद वो पॉलिटिशियन अंदर जाकर लड़कियों के साथ मजे करता है और छोटे मोटे काम भी वो शिकारी कर देते हैं, इसलिए पॉलिटिशियन भी उनसे बहुत खुश था। अब रात के समय में रामाराव जब शराब पी रहा था तो अचानक से उसे रूबी की कुछ बातें याद आ जाती है, इसलिए वो तुरंत ही विवेक सर के पास कॉल करता है और वो उनसे कहता है कि हाल ही में उसने अपनी डायरी चेक की जिसमें कि उसने रूबी से पूछताछ की थी और कुछ चीजें उसने डायरी में नोट भी की थी। और रूबी से पहले पूछताछ के दौरान उसने कहा था कि वेलोनी चर्च के बाहर किसी सांवले और लंबे आदमी से बात कर रही थी, लेकिन दूसरी बार जब उसने रूबी से पूछा तो उसने बताने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए कहीं ना कहीं रूबी या तो झूठ बोल रही है या फिर उसे ये बात अभी याद नहीं है। इसलिए विवेक सर अगले ही दिन रूबी के लॉज पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो रूबी से बात कर पाते इससे पहले ही रूबी उन्हें चिल्लाने लगती है। वो उनसे कहती है कि एक तो विघ्नेश कातिल नहीं है, दूसरा वेलोनी के मर्डरर को तुम अभी तक नहीं ढूंढ पाए हो। और इन सब की प्रतिक्रिया ये हुई कि इस लॉज में अब कोई भी ठहरना नहीं चाहता है, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पर ठहरने के लिए आता है वो मारा जाता है। और विघ्नेश के सुसाइड करने के बाद तो अब यहाँ कोई ठहरना ही नहीं चाहता है। तब विवेक सर रूबी से कुछ सवाल पूछते हैं। वो उनसे कहते हैं कि पहले आपने चर्च के बाहर वेलोनी को किसी से बात करते हुए देखा था, जिसके बारे में आपने पहले भी हमसे जिक्र कर चुकी हैं। दरअसल विवेक सर ये जानना चाहते थे कि आखिर चर्च के बाहर वो कौन आदमी था जिससे कि वेलोनी बात कर रही थी, जिस पर कि रूबी उन्हें बताती है कि जब वो लोग चर्च में प्रार्थना कर रहे थे तभी अचानक से वेलोनी चर्च से बाहर चली जाती है और जब वो बाहर आती है तो वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन उसने उन्हें ठीक से नहीं देख पाई थी। और जब रूबी ने वेलोनी से पूछा था कि आखिर वो किससे बात कर रही है तो यहाँ पर वेलोनी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन इस बात पर रूबी गुस्सा हो गई थी। घर आने पर सब कुछ ठीक हो गया था, जिसके बाद वेलोनी ने रूबी से कहा था कि वो जूना आंटी के यहाँ पर जाना चाहती है। रूबी ने तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो मान जाती है। साथ में वो ये भी कहती है कि साथ में विघ्नेश को अपने साथ लेकर जाना। लेकिन यहाँ पर रूबी जब देखती है कि विघ्नेश तो शराब पीने में बिजी है, तब रूबी ने जब वेलोनी से पूछा कि क्या उसने विघ्नेश को अपने साथ चलने के लिए कह दिया है, जिस पर कि वेलोनी उससे कहती है कि उसने विघ्नेश से कहा था लेकिन वो साथ नहीं चल सकता, लेकिन वो 7 बजे उसे लेने के लिए आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल वेलोनी ने विघ्नेश को अपने साथ चलने के लिए कहा ही नहीं था, उसने तो बस 7 बजे लेने आने के लिए कहा था, क्योंकि ये सारी बातें विघ्नेश विवेक सर को पहले ही बता चुका है। साथ ही यहाँ पर विवेक सर रूबी से पूछते हैं कि वेलोनी किसी से लैंडलाइन पर बात भी किया करती थी, आखिर वो इंसान कौन है, जिस पर कि रूबी विवेक सर को बताती है कि उसने सिर्फ मुझे एक बार बताया था कि वो किसी की सेबेस्टियन नाम के आदमी से बात करती है। तब ये लोग की सेबेस्टियन को ढूंढना शुरू करते हैं, जिससे कि उन्हें ये बात पता चलती है कि की सेबेस्टियन दरअसल में एक राइटर है। अब क्योंकि उन्हें की सेबेस्टियन का एड्रेस और नंबर चाहिए था, इसलिए वो एक बुक शॉप में जाते हैं और वहाँ से की सेबेस्टियन की एकदम फ्रेश वाली बुक खरीद कर लेकर आते हैं ताकि उसमें से उन्हें नंबर मिल जाए। नंबर मिलने के बाद वो तुरंत ही की सेबेस्टियन के पास कॉल करते हैं। वो फोन उठा भी लेते हैं, लेकिन उनकी बात हो पाती इससे पहले ही की सेबेस्टियन कॉल कट कर देता है, जिसके बाद विवेक सर फिर से कॉल करते हैं, लेकिन इस बार की सेबेस्टियन का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए उनका दिमाग खराब हो गया था। इसलिए वो उसे मिलने के लिए कोयम्बटूर निकल जाते हैं और जब वो रास्ते में होते हैं कि तभी की सेबेस्टियन का कॉल विवेक सर के पास आता है और वो उन्हें कन्याकुमारी बुला लेता है, जिसके बाद हम दोनों को बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर की सेबेस्टियन विवेक सर को बताता है कि उसका और वेलोनी का रिश्ता क्या था। उनका रिश्ता खून वाला रिश्ता नहीं था और ना ही उनके बीच में कोई लफड़ा था। वो रूबी के लॉज में रुकने के लिए गया था, वहीं पर उसकी मुलाकात वेलोनी से हुई थी। वो दोनों काफी सारा टाइम स्पेंड किया करते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे। उन दोनों का रिश्ता दरअसल में बेटी और पिता वाला था। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते थे, क्योंकि वेलोनी अपनी माँ को कुछ भी बातें नहीं बताया करती थी और वो सारी बातें वो की सेबेस्टियन को बताया करती थी। यहाँ से जाने के बाद की सेबेस्टियन डायरेक्ट रूबी के पास जाता है और रूबी को भी ये सारी बातें बताता है कि वो वेलोनी से बात किया करता था। उन दोनों के बीच में पिता और बेटी वाला रिश्ता था, वो उसे बेटी की तरह ही चाहता था। अब रात हो जाती है और विवेक सर काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी लेते हैं। उनके ही सामने उनकी पत्नी आनंदी भी खड़ी हुई थी और यहाँ पर विवेक सर आनंदी से वेलोनी के बारे में बात कर रहे थे कि उस लड़की को किसी ने भी नहीं समझा, उसके कैरेक्टर पर हमेशा सवाल उठाते रहे, लेकिन उसे किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की। और फ्लो में विवेक सर आनंदी से ये भी कह देते हैं कि अब उसे ये नहीं पता करना कि आखिर उसका मर्डर किसने किया था, अब तो उसे ये पता करना है कि आखिर वेलोनी के दिल में क्या था। और ये बात सुनने के बाद तो आनंदी का दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही अपने माँ के घर पर आ जाती है। यहाँ पर वो सभी को बताती है कि उन्हें तो किसी और लड़की से प्यार हो गया है। अब आगे हम देखते हैं कि उन शिकारियों की माँ मतलब कि वो बूढ़ी औरत की तबीयत खराब थी, उन्हें बुखार भी था, इसलिए यहाँ पर उनमें से एक बेटा उनकी पट्टी करता है, जिसके बाद वो लोग शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। यहाँ पर एक लड़की भी थी जो कि उस औरत का ख्याल रखने वाली थी और यहाँ से वो जब तीनों शिकारी निकल जाते हैं तो रात में अचानक से उस बूढ़ी औरत को फिर से सपना आता है
और उसे वेलोनी दिखाई देती है, जिससे कि वो कहने लगती है कि अब वो सब कुछ बता देगी, उन सभी लोगों को सब कुछ बता देगी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो 6 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं विवेक को, जो कि आनंदी की माँ के घर पर आनंदी को मनाने के लिए आया था। दरअसल आनंदी पिछली रात गुस्सा होकर अपनी माँ के घर पर आ गई थी, क्योंकि वो वेलोनी के बारे में अक्सर बात किया करता है। और साथ ही आनंदी ने अपने घर पर बताया है कि विवेक किसी और से प्यार करने लगा है। और ये बात सुनने के बाद आनंदी के पिता विवेक को चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलती है कि उन दोनों का झगड़ा एक मरी हुई लड़की पर से हुआ है, तो आनंदी के माता पिता आनंदी को विवेक के साथ उसके घर भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस मिनिस्टर की पोल खुल चुकी थी और हर एक न्यूज चैनल पर उसी की क्लिप चलाई जा रही थी, जिसमें कि वो लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। तो वो मिनिस्टर तुरंत ही सेतुरामम को अपने घर पर बुलाता है, क्योंकि उस मिनिस्टर को बहुत अच्छे से मालूम है कि सेतुरामम ही वो आदमी है जो कि उसे इस चंगुल से बचा सकता है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। तब सेतुरामम उस मिनिस्टर से थोड़ा सा वक्त मांगता है। अब आगे हम देखते हैं कि विवेक ने आनंदी को अपने घर पर लेकर आ गया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एलेक्स आता है और वो विवेक से कहता है कि उन तीनों शिकारियों की माँ आपको कुछ बताना चाहती है, इसलिए उसने तुरंत ही आपको उसके घर पर बुलाया है। ये बात सुनने के बाद विवेक तुरंत ही एलेक्स को लेकर उसके घर पर पहुंचता है, जहां पर वो देखते हैं कि वो औरत बीमार है और थोड़ी डरी हुई भी थी। जिसके बाद विवेक यहाँ पर आता है, साथ में उसने अपने साथ एक कांस्टेबल भी लेकर आया था। और साथ ही जब वो बूढ़ी औरत अपने बाजू में देखती है तो उसे फिर से वेलोनी दिखाई देती है और वो यही चाह रही है कि उसे वेलोनी नहीं दिखाई दे, इसलिए वो उस पुलिस वाले को सब कुछ बताना चाहती है। तो वो स्टोरी बताना शुरू करती है। वो कहती है इन तीनों बच्चों के पिता मतलब कि मेरे पति भी बहुत ही दरिंदे टाइप के थे। वो औरतबाज थे, किसी भी लड़की को नहीं छोड़ा करते थे और उनके पास ढेर सारी जमीन भी थी, इसलिए वो जब किसी औरत के साथ इंटीमेट होते तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ उन्हें मारने के लिए आ जाती। तब उन लोगों से छुटकारा पाने के चक्कर में हम उन लोगों को जमीन दान में दे दिया करते थे। लेकिन आगे जाकर एक नया कानून बना, जिसमें कि वो जंगल की जमीन ना तो किसी को दे सकते हैं और ना ही किसी से ले सकते हैं। इन सब के बावजूद उसके पति की आदत बिल्कुल भी नहीं सुधरी और वो अभी भी औरतों को बुरी तरह से छेड़ता था। लेकिन हद हो रही थी, इसलिए गांव के लोग उसे बुरी तरह से मारने लगे थे और एक दिन वो गांव छोड़कर भाग गया और तब से वो वापस नहीं आया। इन तीनों की माँ को डर था कि कहीं ये तीन भी उसके पति की तरह ना निकल जाए, और वही होता है जिसका डर होता है, क्योंकि ये तीन भी उसके पति के जैसे ही दरिंदे थे, क्योंकि ये भी एक नंबर के लड़कीबाज थे। साथ ही इन्हें ढेर सारा पैसा भी कमाना था, इसलिए एक बस के द्वारा एक बस को ये ओयो लाइट बना देते हैं और बस को ही कमरे के रूप में रेंट पर चढ़ा देते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद इनके पास एक लंबा सा काला आदमी आता है, जो कि यहाँ पर उस बस को पूरी तरह से यूज करता है और जो लड़की उनके साथ इंटीमेट हुआ करती थी वो उसके साथ जंगलियों की तरह बर्ताव करता, जिससे कि उस लड़की की हालत बहुत बुरी हो जाती। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उस बस में जाना चाहता था, लेकिन वो लंबा काला आदमी उस आदमी को इतना बुरा मारता कि वो मर ही जाता। उससे जान से मारने के बाद भी उसे कोई भी टेंशन नहीं थी। यहाँ पर वो उन तीनों आदमियों से कहता है कि ये उसका रोज का काम है और साथ ही वो ये कहकर मुंह बंद कर देता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा है और वो उन्हें ढेर सारा पैसा दे भी देता है। साथ ही वो संतोष से ये कहता है कि उसे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो कि कुंवारी हो, और अगर वो ऐसी लड़की का अरेंजमेंट कर देते हैं तो वो उन्हें ढेर सारा पैसा देगा। अब इन तीनों को तो पैसे चाहिए ही थे, इसलिए ये लोग एक कुंवारी लड़की की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब कुछ दिनों के बाद कॉलेज की तरफ से कुछ लड़कियों को बस के द्वारा जंगल में घुमाने के लिए लाया जाता है। काफी सारी लड़कियां आई होती है, सारी लड़कियां आगे निकल जाती है और पीछे वेलोनी रह जाती है, क्योंकि उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। इसलिए वो इन तीनों के घर पर आती है और पानी मांगती है। वो औरत उसे पानी देती है और साथ में शकरकंद खाने के लिए भी देती है। जिसके बाद वो औरत वेलोनी से बात करने लगती है और यहाँ पर वेलोनी उन्हें अपने पियोंसे के बारे में बताती है कि विघ्नेश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि जबरदस्ती उसकी शादी कराई जा रही है। साथ ही वो उस औरत से कहती है कि अगर उसके पास ढेर सारा पैसा होता तो वो ये शादी करती ही नहीं। तो वो औरत उससे कहती है कि अगर वो उसे ढेर सारा पैसा दे दे तो क्या वो मेरा एक काम करेगी, जिस पर कि वेलोनी हाँ कर देती है। तब ये तीनों वेलोनी को उसी काले लंबे आदमी के पास ले जाने लगते हैं। वेलोनी को वो एक बस में छोड़ देते हैं और थोड़ी ही देर के बाद वो आदमी जंगलियों की तरह वेलोनी का रेप करने लगता है, लेकिन किसी तरह से वेलोनी यहाँ पर अपनी जान छुड़ाकर भागती है। वो तीनों इसका पीछा कर रहे होते हैं और वो काला लंबा आदमी भी उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पर वेलोनी एक सुनसान जगह पर पहुँचती है। वो इन तीनों से तो काफी दूर निकल आई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो काला लंबा आदमी वेलोनी को पीछे से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो वेलोनी का बेरहमी से रेप करता है और उसे जान से मार डालता है। थोड़ी देर के बाद वो तीनों आदमी यहाँ पर आते हैं और ये सब करता हुआ जब वो उसे देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं,
क्योंकि उसने उसे मार डाला था और उसके हाथ भी खून से सने हुए थे, जो देखकर वो तीनों बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। वो बूढ़ी औरत ने सब कुछ बता दिया था और जब वो साइड में देखकर वेलोनी से बात कर रही होती है तो यहाँ पर बैठा कांस्टेबल विवेक सर से कहता है कि आखिर ये किस भूत से बात कर रही है, जिस पर कि विवेक सर उससे कहते हैं कि ये भूत से नहीं बल्कि अपने पापों से बात कर रही है। विवेक सर ने उसकी आवाज को रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन वो आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई है क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था, क्योंकि उसके मोबाइल में बैटरी नहीं थी। तब वो एलेक्स का मोबाइल लेता है और तुरंत ही एसपी सर के पास कॉल करता है, लेकिन एसपी सर यहाँ पर विवेक सर को बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाते हैं। वो उससे कहते हैं कि बिना परमिशन की उसे ये सब नहीं करना था। तो विवेक सर उनसे कहते हैं कि वेलोनी को इंसाफ दिलाने के लिए हमें ये सही मौका मिला है, उन तीनों को हम गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एलेक्स आता है और वो विवेक सर को बताता है कि उस बूढ़ी औरत की डेथ हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद विवेक सर तुरंत ही अंदर जाते हैं और वो देखते हैं उस औरत की सचमुच ही डेथ हो चुकी है। ये बात जानने के बाद विवेक सर तुरंत ही एसपी सर के पास फिर से कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर एसपी सर विवेक से कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका बचा है और अगर वो सस्पेंड नहीं होना चाहता है तो वहाँ से चुपचाप निकल जाए। तो विवेक सर एसपी सर की बात मान लेते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में वो रुकते हैं और वो सोचते हैं कि वो ये सब कुछ गलत कर रहे हैं। इसलिए वो तुरंत ही फॉरेस्ट ऑफिसर के पास कांटेक्ट करते हैं और उन सभी को बुलाते हैं, जिनमें हेड का नाम अर्जुन होता है और वो इन सभी की हेल्प करने वाले थे। उन्हें मालूम है कि ये तीनों गुनहगार हैं और इनको जरूर पकड़ना ही चाहिए, इसलिए वो यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं और उन्हीं के टीन वाले कच्चे घर में छिप जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो शिकार करके वापस लौट रहे थे तो अचानक से उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन तभी अचानक से जब फायरिंग शुरू होती है तो ये तीनों भाग जाते हैं और इनके पीछे विवेक सर के साथ साथ फॉरेस्ट ऑफिसर के लोग भी पड़े हुए थे। साथ में ये लोग फायरिंग भी करते जा रहे थे, लेकिन आगे जाने के बाद विवेक सर और फॉरेस्ट गार्ड के ऑफिसर्स इन तीनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन आगे विवेक सर जो देखते हैं वो देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन फायरिंग के चलते एक गोली एलेक्स को लग गई थी, जिससे कि उसकी यहीं पर मौत हो जाती है, जो देखकर विवेक सर को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पर उसे लाए थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मिनिस्टर सेतु रामम के पास कॉल करता है और वो उनसे कहता है कि सभी जगह पर मेरी ही न्यूज छाई हुई है, कुछ ऐसा कीजिए कि ये न्यूज हट जाए। अब आगे हम देखते हैं कि एलेक्स की बॉडी को कार से उतारा जाता है, जिसके बाद यहाँ पर एसपी सर आते हैं जो कि विवेक को बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। वो उससे कहते हैं कि एक तो तुमने उन तीनों को अरेस्ट किया और इनके बदले में एलेक्स की जान चलेगी, और वो तीनों अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले ही थे और जब वो यहाँ पर आएंगे तो 2 दिन में ही छूट जाएंगे। और जब एलेक्स का फ्यूनरल हो रहा था तभी एसपी सर का फिर से विवेक के पास कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि मीडिया में जो उसने न्यूज दी है वो उसने बहुत खराब दी है, इसलिए उसे सस्पेंड किया जा रहा है। साथ ही वो न्यूज पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि न्यूज में खबर थी कि वेलोनी का मर्डर प्रेस्टिट्यूशन की वजह से हुआ है और एसपी सर को यही लग रहा था कि ये सारी खबर विवेक ने ही अखबार वालों को दी है, जबकि उसने नहीं दी थी। और फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर पॉलराज का कॉल विवेक सर के पास आता है तो विवेक सर तुरंत ही डॉक्टर पॉलराज से मिलने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले विवेक सर पॉलराज की कॉलर पकड़ते हैं और वो उससे कहते हैं कि वेलोनी का रेप हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि वेलोनी का रेप हुआ था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर पोलराज उससे कहते हैं कि वेलोनी का रेप नहीं हुआ था क्योंकि उसने जो रिपोर्ट बनाई है वो बिल्कुल सही है। साथ ही डॉक्टर पोलराज उससे कहते हैं कि जिस लड़की का रेप होकर मर्डर हुआ है वो शायद कोई और लड़की होगी, वेलोनी नहीं। और ये बात सुनने के बाद विवेक सर हैरान रह जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो 7th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विवेक अपनी पत्नी आनंदी को कह रहा होता है कि जिस तरह से तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो वेलोनी से प्यार नहीं करता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते बस वो उसे जानने की कोशिश कर रहा था। वो अभी भी वेलोनी के मर्डर को ढूंढना चाहता है और साथ ही वो बताता है कि जिस तरह से एलेक्स की जान इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान गई है तो वो चाहता है कि अब कहीं न कहीं एलेक्स की जान बेकार ना जाए। जिसके बाद विवेक फॉरेस्ट ऑफिसर अर्जुन के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि हमने जिन 3 लोगों को अरेस्ट किया है उन लोगों से पूछताछ करने को कहता है। जिसके बाद ऑफिसर अर्जुन अंदर जाता है और वो उन तीनों से वेलोनी की तस्वीर दिखाते हुए पूछताछ करना शुरू कर देता है, जिसमें कि वो उन्हें बताते कि हमने कुछ भी नहीं किया है और हमारी माँ ने जो कुछ भी बताया वो एकदम सच है। लेकिन उस दिन हमारे घर पर वेलोनी नहीं आई थी, बल्कि उसकी जगह पर कोई और लड़की आई थी और वो भी पीछे रह गई थी, इसलिए उसे ही हमने पानी पिलाया था और उसे शकरकंद भी खिलाई थी। जिसके बाद जो कुछ भी हुआ था उसी लड़की के साथ हुआ था। साथ ही वो बताते कि हमारी माँ की मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी और वो अक्सर हमारे नाम भी भूलने लगी थी। और वो ये भी बताते हैं कि हमने भी उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया था, बल्कि हमारे साथ एक और आदमी था जिसका नाम वलन था और उसी ने ये सब कुछ किया था।
जिसके बाद वो लोग ऑफिसर अर्जुन को उसकी कार का नंबर दे देते हैं, जिससे कि वो पता लगा सके कि आखिर वो कहाँ पर रहता है। जिसके बाद जब विवेक सर रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी अचानक से उन्हें की सेबेस्टियन की एक बुक के बारे में पता चलता है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है और उन्होंने ये कहानी वेलोनी की जिंदगी पर लिखी है। जिसके बाद विवेक सर उसकी एक बुक को खरीद लेते हैं और तुरंत ही घर आकर पढ़ने लगते हैं, जिसमें कि बताया जाता कि जब बचपन में वेलोनी 6 साल की थी तब उसके पिता का देहांत हो गया था। वेलोनी इतनी छोटी थी कि उसे तो जान जाने का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन इन सब चीजों से रूबी बहुत ज्यादा दुखी थी। साथ ही रूबी वेलोनी को पिता की कमी पूरी नहीं कर पा रही थी। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं एंटोन नाम के एक आदमी को, जो कि दरअसल में रूबी के पति का जिगरी दोस्त होता है, और वो यहाँ पर रूबी के पास आता है और उन्हें बताता है कि वो और उसके पति बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने साथ में काफी सारा टाइम भी गुजारा है। साथ ही यहाँ पर एंटोन रूबी से कहता है कि उसे हमारे साथ चल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है। रूबी को एंटोन की बातें अच्छी लग रही थी, इसलिए रूबी ज्यादा देर ना करते हुए तुरंत ही उस लॉज में पहुंच जाती है और अब ये लॉज रूबी ही चलाती है। साथ ही यहाँ पर एंटोन उनका सपोर्ट करता और वेलोनी का पिता की तरह ख्याल भी रखता, जिसे देखकर रूबी को काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन रूबी को क्या मालूम था कि आखिर एंटोन की सोच भी बहुत ज्यादा खराब है और वो एक बहुत ही घटिया आदमी है, क्योंकि उसने वेलोनी के साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की थी। और जब एंटोन वेलोनी के साथ गंदी हरकतें कर ही रहा होता है कि तभी सही समय पर वेलोनी की माँ रूबी आ जाती है और वो उन्हें इस तरह देखकर शॉक्ड रह जाती है। जिसके बाद वो तुरंत ही वेलोनी को उस कमरे से बाहर निकालकर ले जा लेती है। जिसके बाद रूबी ने वेलोनी से साफ कह दिया था कि आज के बाद वो एंटोन अंकल से कभी भी नहीं मिलेगी और उनके कमरे में भी आज के बाद कभी नहीं जाएगी। लेकिन वेलोनी बच्ची थी, इसलिए उसे एंटोन अंकल की गंदी हरकतों के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। और जब रूबी लॉज में इधर उधर चली जाती है तो वेलोनी फिर से एंटोन अंकल के पास जाती है और वो वहाँ पर उनको सोता हुआ देखती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रूबी भी आ जाती है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि एंटोन अंकल की मौत हो चुकी है। दरअसल उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अब वेलोनी फिर से अकेली पड़ चुकी थी। जो पिता का प्यार उसे एंटोन से मिल रहा था वो भी अब छिन चुका है। अब क्योंकि वेलोनी बच्ची थी, इसलिए एंटोन का प्यार उसे पिता वाला प्यार लग रहा था। अब कुछ साल बाद वेलोनी बड़ी हो जाती है और वो लॉज के रिसेप्शन पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है, जो कि लॉज के एक कमरे को किराए पर लेता है। लेकिन यहाँ पर वो आदमी वेलोनी को कमरा दिखाने के लिए कहता है। जैसे ही वेलोनी उस कमरे को दिखाने लगती है तो अचानक से वो आदमी वेलोनी की गर्दन पकड़ लेता है और उसके मुंह को भी बंद कर देता है। लेकिन देखते ही देखते हम देखते हैं कि वो आदमी बेहोश हो जाता है और सीधा जाकर बिस्तर पर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वेलोनी उसकी मरहम पट्टी करती है, जिससे कि उसके कपड़ों पर खून लग जाता है। तो वेलोनी उन कपड़ों को धोती नहीं है, बल्कि अपनी माँ से छिपाकर एक अलमारी में रख देती है। जिसके अगले दिन वेलोनी फिर से उस आदमी के पास जाती है और वो उसके बारे में जानना चाहती थी। जिसके बाद वेलोनी उससे अच्छी अच्छी बातें करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेलोनी अब उसे पसंद करने लगी है। पर यहाँ पर उस आदमी की शक्ल नहीं दिखाई गई है कि आखिर वो कौन है। अब अगले दिन वेलोनी फिर से उसके पास जा रही होती है तो रास्ते में उसे जॉन्स मिलता है। जॉन्स उससे कहता है कि जो आदमी 12 नंबर कमरे में ठहरा हुआ था उसने पैसे देकर चला गया है। ये बात सुनने के बाद वेलोनी तुरंत ही उसके कमरे में जाती है, क्योंकि वो आदमी बिना बताए ही चला गया था। साथ ही यहाँ पर वो देखती है कि उस आदमी ने उसके लिए नंबर भी छोड़ा है, जो कि देखकर वेलोनी काफी खुश होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वेलोनी अपने स्कूल के बाहर खड़ी थी और वो जब अपनी बस का इंतजार कर रही होती है, तभी उसके पास एक रेड कलर की कार आकर रुकती है। और इस कार में कोई और नहीं बल्कि वही लॉज वाला बंदा था जिसने कि वेलोनी के लिए नंबर छोड़कर गया था। और वेलोनी इसे पसंद भी करने लगी थी और कहीं न कहीं वो आदमी भी उसे पसंद करने लगा था। उस आदमी ने वेलोनी से कहा था कि मेरे बारे में वो किसी को भी ना बताए। उन दोनों की बातों से ऐसा लगता है जैसे कि वो आदमी कोई गैंगस्टर हो। अब यहाँ से निकलने के बाद वेलोनी जब अपने घर पर जाती है तो घर जाने पर उसकी माँ रूबी उसे बहुत चिल्लाती है, क्योंकि उसके कपड़े पर खून के धब्बे लगे हुए थे। जिससे कि रूबी को ऐसा लगता है कि वेलोनी ने अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली है, जिससे कि वो वेलोनी को बहुत चिल्लाती है और कमरे में भी बंद कर देती है। और फिर 2 दिनों के बाद रूबी वेलोनी को कॉफी देने के लिए जाती है और जैसे ही वो उसके कमरे में एंटर होती है तो उसे पता चलता है कि रूबी तो यहाँ पर है ही नहीं। जिसके बाद हमें बताया जाता कि रूबी उसी आदमी के साथ दरअसल भाग गई है। रूबी उसके साथ कार से घूम रही थी और काफी खुश भी लग रही थी। लेकिन यहाँ पर 2 दिन बीत चुके थे और वेलोनी का कोई भी अता पता नहीं था। इसलिए रूबी विघ्नेश को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और यहाँ पर वेलोनी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करा देती है। साथ ही वेलोनी उस आदमी के साथ काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। वो लोग एक छोटे से घर में खाना भी बनाते हैं और जब रात हो जाती है तो दोनों साथ में इंटीमेट भी होते हैं। जिसके बाद जब सुबह होती है तो वेलोनी को पता चलता है कि वो आदमी यहाँ से जा चुका है और ये बात उसे उसी आदमी के पत्नी ने बताई है, जो कि प्रेग्नेंट थी। ये बात जानने के बाद वेलोनी को बहुत बुरा लगता है
और उसका दिल टूट जाता है। जिसके बाद वो उसी औरत से उसका फ़ोन मांगती है और उसी आदमी के पास कॉल करती है और वो आदमी बेलोनी से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता, जबकि बेलोनी उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि वो उससे प्यार करती है। लेकिन उस आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने वेलोनी को यूज कर लिया था। अब वो औरत वेलोनी को बस स्टैंड तक छोड़कर आती है। यहाँ पर वेलोनी उसे थैंक्स भी कहती है। घर आने पर वेलोनी का बहुत ज्यादा बुरा हाल था क्योंकि उस आदमी को उसे याद आ रही थी। वो उसके पास बार बार फोन लगाती और उसके सामने भीख मांगती कि उससे मिलने के लिए आ जाए क्योंकि वो उससे प्यार करती है। आखिर में एक दिन वो उससे कहती है कि अगर वो उसे लेने के लिए नहीं आया तो वो सुसाइड कर लेगी और सुसाइड नोट में उसका नाम भी डाल देगी। ये बात सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि वो कल आ रहा है, तो वेलोनी खुश हो जाती है और अगले दिन वही येलो ड्रेस पहनकर वो उससे मिलने के लिए जाती है। तो की सेबेस्टियन ने उस बुक में सिर्फ यहीं तक लिखा था। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी जिसमें कई सारे लोग की सेबेस्टियन से उस बुक के बारे में सवाल पूछ रहे थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विवेक सर आ जाते हैं जो कि सेबेस्टियन से कहते हैं कि आपने इस बुक में जो कुछ भी लिखा है वो आपने मुझे 2 महीने पहले क्यों नहीं बताया। साथ ही यहाँ पर विवेक सर सभी से कहते हैं कि इस बुक में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल झूठ लिखा है और इस बुक की कहानी जो है वो पूरी तरह से काल्पनिक है। ये बताने के बाद विवेक सर यहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद की सेबेस्टियन भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो 8th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं विवेक और रामाराव को जो कि बलन की पूछताछ करने में लग चुके थे क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में बलन को ढूंढना ही था। वो काफी देर तक छानबीन करते हैं जहाँ एक बूढ़े आदमी के द्वारा उन्हें एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि बलन को जानता है, लेकिन वो आदमी जेल में होता है, इसलिए विवेक और रामाराव उससे मिलने के लिए जेल पहुंच जाते हैं। दरअसल में ये आदमी एक पुलिस वाला होता है लेकिन रिश्वत के कारण इसे 4 साल की सजा हुई है और बलन जो कार चलाया करता है वो कार इसी आदमी की है, लेकिन वो बलन से वो कार वापस नहीं ले सका क्योंकि अगर वो वापस मांगता तो बलन उसे जान से मार देता। लेकिन यहाँ पर विवेक सर को बलन का घर का एड्रेस चाहिए था क्योंकि तभी वो बलन को ढूंढ पाते, लेकिन इस आदमी को उसके घर का एड्रेस तो नहीं मालूम था। पर ये आदमी उन्हें बताता है कि बलन के ऊपर 2 रेप के आरोप लगे थे और ये रिपोर्ट कन्याकुमारी के किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। तब ये लोग कन्याकुमारी के उन पुलिस स्टेशनों में चेक करते हैं जिनमें बलन की FIR दर्ज हुई थी, लेकिन कन्याकुमारी में 30 पुलिस स्टेशन थे और ढूंढना इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद ये लोग बारी बारी से हर एक पुलिस स्टेशन में चेक करते हैं। तभी कन्याकुमारी में ही इन्हें एक पुलिस वाला मिलता है जिसने की बलन को अरेस्ट किया था। उसने उसे घर तक भी छोड़कर आया था, लेकिन काफी साल हो चुके हैं इसलिए उसे रूट ठीक से याद नहीं है। इसके बावजूद वो विवेक सर को एक छोटा सा मैप बना कर देता है, तो उस मैप के सहारे विवेक सर उस घर को ढूंढने में लग जाते हैं। आगे जाने पर उनके कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और जगह इतनी सुनसान थी कि यहाँ पर कोई मदद करने वाला कोई आदमी भी नहीं था। इसके बावजूद गिरते पड़ते किसी भी हालत में आगे तक पहुँचते हैं। आगे जाने पर इन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उन्हें पानी पिलाता है और उसी के मोबाइल फोन से वो रामाराव को कॉल करते हैं, जिसके थोड़ी ही देर के बाद रामाराव उन्हें लेने के लिए आ जाता है। अब जब ये रास्ते में होते हैं तो विवेक सर की नजर यहाँ पर एक घर पर पड़ती है और उस पुलिस वाले के बताए गए मैप के द्वारा उन्हें ऐसा लगता है कि ये वही घर है। जिसके बाद जब वो उस घर में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बलन का ही घर है, लेकिन यहाँ पर बलन नहीं था बल्कि उसके माता पिता मौजूद थे। जब वो लोग बलन के बारे में उनसे पूछते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि बलन तो यहाँ पर 2 साल से नहीं आया है। उन्हें तो मालूम भी नहीं है कि बलन जिंदा है या फिर नहीं, लेकिन उनका छोटा बेटा दुरई उनकी खूब हेल्प करता है और हमेशा पैसे वगैरह पहुँचाता रहता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि बलन का छोटा भाई भी है जिसका नाम दुरई है, लेकिन वो भी कभी कभी घर आया करता है। यहाँ से जाने के बाद सीधा ये लोग संतोष, संजीव और सन्नी के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर ये लोग संतोष से जबरदस्ती पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर बलन कहाँ पर है, क्योंकि बलन 2 साल से घर पर नहीं आया है। जिस पर कि सन्नी उन्हें बताता है कि हम लोग बलन से बहुत ज्यादा तंग आ गए थे और उनकी माँ चाहती थी कि वो बलन को मार दे। हम बलन को मारना तो चाहते थे और हम जब उसे मारने ही वाले थे कि तभी अचानक से बलन उनके पास आया था और उसे एक सांप ने काट लिया था और हमारे मारने से पहले ही बलन की सांप के काटने से मौत हो गई थी। जिसके बाद सन्नी उनको उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर कि उन्होंने बलन को दफनाया था और जब वो खोद कर देखते हैं तो सचमुच ही वहाँ पर बलन की हड्डियां मौजूद थी। अब विवेक सर के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर बलन 2 साल पहले मर गया था तो आखिर वेलोनी को किसने मारा। अब अगले दिन विवेक सर की सेबेस्टियन के पास कॉल करते हैं और उनसे सॉरी कहते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अब मुझे पता चला है कि उसे बुक में कुछ सही बातें भी लिखी थी। यहाँ पर की सेबेस्टियन विवेक सर को कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि विवेक सर शॉक रह जाते हैं और ये सारी बातें दरअसल रूबी के बारे में थी और वेलोनी ने ये सारी बातें की सेबेस्टियन को बताई होती है। दरअसल रूबी ने शुरुआत में
में जो बयान दिया था वो बिल्कुल झूठ था। जब वो लोग चर्च में थे तो यहाँ पर वेलोनी थी ही नहीं, साथ में बाहर वो जिस आदमी से बात कर रही थी वहाँ पर भी वेलोनी नहीं थी। ये सब कुछ रूबी की मनगढ़ंत कहानी थी। अब ये सारी बातें जानने के बाद विवेक सर तुरंत ही रूबी को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं और खुद रूबी के घर पर जाकर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। वो काफी देर तक रूबी के घर की तलाशी लेते हैं। आखिर में जाकर उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट वो पुलिस स्टेशन आते हैं और रूबी से कहते हैं कि अब उसका भांडा फूट चुका है, उसने आखिर वेलोनी को क्यों मारा, बस उसे यही जानना है। लेकिन यहाँ पर रूबी कहती है कि उसने वेलोनी को नहीं मारा है। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता कि जूना आंटी के घर जाने के लिए वेलोनी ने अपनी माँ से नहीं कहा था, बल्कि रूबी ने ही वेलोनी से कहा था कि आज उसे जूना आंटी के घर पर जाना चाहिए। और जब वेलोनी वही येलो ड्रेस पहनकर जा रही थी तो रिसेप्शन पर एक कॉल आया था और वो की सेबेस्टियन का ही था। लेकिन की सेबेस्टियन यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो कोयम्बटूर में थे। जिसके बाद विवेक सर रूबी से कहते हैं कि उनके हाथ एक ऐसा पुख्ता सबूत मिला है जिससे कि तुम्हारी सारी पोल खुल जाएगी। तो विवेक सर उस लेटर को पढ़ना शुरू करते हैं जिसमें कि वेलोनी ने कहा था कि जिस दिन आपको खून से सनी हुई ड्रेस मिली थी उस दिन उसे एक डॉगी मिला था और वो काफी जख्मी हालत में था, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले गई थी इलाज करवाने के लिए। लेकिन जब वो वापस आए तो यहाँ पर उसकी माँ ने उसे बहुत चिल्लाया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि वेलोनी ने अपनी वर्जिनिटी लूज करवा ली है, जिससे कि वेलोनी को उन्होंने बहुत चिल्लाया और मारा भी था। ये सारी बातें वेलोनी को बहुत ज्यादा बुरी लगी थी, इसलिए उसने ये सब कुछ एक लेटर में लिख दिया था क्योंकि उसकी माँ ने उसे कभी समझा ही नहीं था। साथ ही इस लेटर में ही वेलोनी एक और चीज रिवील करती है और वो था रूबी के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि रूबी का पराये मर्दों के साथ संबंध था। उसने शादी तो नहीं की लेकिन परम सुख पाने के लिए उसने गैर मर्दों के साथ संबंध बनाए। वेलोनी जब छोटी थी लेकिन उसे ये सब कुछ समझ आ रहा था। लास्ट में वेलोनी ने लिखा था कि अब वो इन सब चीजों से तंग आ चुकी है, इसलिए वो इस घर को छोड़कर जा रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वापस लौटी और वो उस चिट्ठी को ढूंढने लगी थी। लेकिन इस लेटर को ढूंढते हुए उसकी माँ ने उसे देख लिया था। अब पुलिस स्टेशन में विवेक सर उससे कहते हैं कि अब उसे सब कुछ समझ आ गया है कि आखिर वो पराया मर्द कौन था। वो विघ्नेश था जिससे कि तुमने गलत संबंध बनाए और वो तुमसे दूर न चला जाए, इसलिए तुमने वेलोनी से उसका रिश्ता करवा दिया ताकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। जिसके बाद वो लोग रूबी को फोर्स करने लगते हैं तो रूबी यहाँ पर एक कटर कैंची उठाती है और अपने गले को चीर देती है, जिसके कारण 19 टांके उसके गले पर लगे थे। हालांकि रूबी अभी मरी नहीं थी। अब पुलिस वालों के अंदर यही बात सबसे ज्यादा खटक रही थी कि आखिर रूबी ने ऐसा क्यों किया और ना ही उसने कुछ सच बताया। अब हॉस्पिटल में रूबी से मिलने के लिए जॉन्स आता है और जॉन्स जब रूबी को देखता है तो वो इमोशनल हो जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि रूबी का आशिक दरअसल में विघ्नेश नहीं बल्कि जॉन्स होता है। उन दोनों के बीच में गलत संबंध थे और जॉन्स रूबी से प्यार करने लगा था और वो रूबी से शादी भी करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर रूबी ने उससे साफ मना कर दिया था। वो उससे कहती है कि जो शादी के बाद होता है वो सब कुछ हम कर रहे हैं, तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं कि रूबी प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उसने वेलोनी को जूना आंटी के घर पर भेज दिया था ताकि रूबी हॉस्पिटल जाकर अपना अबॉर्शन करा सके और उसका अबॉर्शन सक्सेसफुली हो भी गया था। अब आगे हम देखते हैं कि 19 टाके के बाद भी रूबी अभी जिंदा थी और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। अब रात को जॉन्स और रूबी जब कमरे में होते हैं तो अचानक से उनके दरवाजे पर विवेक सर आते हैं और यहाँ पर विवेक सर आते ही जॉन्स को मारने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि बलन का भाई दुरई कोई और नहीं बल्कि जॉन्स ही है। उसका पूरा नाम जॉन्स दुरई होता है। तब जॉन्स अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। एक दिन जब बलन और दुरई साथ में बैठे हुए थे तो यहाँ पर दुरई ने बलन से कहा था कि वो रूबी से प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है, लेकिन जब तक वेलोनी जिंदा है तब तक तो उनकी शादी नहीं हो सकती है। इसलिए बलन उससे कहता है कि अगर हम वेलोनी को ठिकाने लगा दें तब तो कुछ जरूर हो सकता है। और जब अगले दिन वेलोनी जूना आंटी के घर पर जा रही होती है तभी बीच रास्ते में वलन वेलोनी को किडनैप कर लेता है और उसी सुनसान जगह पर ले जाता है जहां पर कि वेलोनी को मारा गया था। वलन यहां पर वेलोनी को बेरहमी से मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक सांप आता है और वो वलन को काट लेता है। उस सांप ने वलन को तो काट लिया था, लेकिन वलन ने भी अपना काम कर दिया था क्योंकि उसने वेलोनी को जान से मार दिया था। अब क्योंकि वलन को सांप ने काट लिया था इसलिए वो संतोष, संजीव और सन्नी के पास पहुंचता है। वलन को ऐसा लगता है कि ये उनकी मदद करेंगे, लेकिन संतोष, संजीव और सन्नी तो चाह ही रहे थे कि वो वलन को मारे और इस तरह से उसे मरता हुआ देखकर वो तो बहुत खुश थे। और आखिर में जॉन्स दुरई को अरेस्ट कर लिया जाता है और सभी को ये बात भी पता चल जाती है कि जॉन्स और रूबी के बीच में गलत संबंध थे, जबकि विवेक सर ये नहीं चाहते थे कि ये सारी बातें रिवील हो। अब लास्ट में विवेक सर जब अपनी पत्नी आनंदी के पास थे
तो यहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि उसे एक और बच्चा चाहिए, इस बार उसे बेटी चाहिए ताकि वो इस समाज से उसकी रक्षा कर सके। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वेब सीरीज पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट के साथ साथ नई नई तरह की वेब सीरीज मिल सके।